हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम इस क्लास में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। कुछ बिंदु हमने यहाँ पर लिखे हैं। असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है। काफ़ी क्वेश्चंस इससे बनते हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से और मेंस के दृष्टिकोण से भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। असहयोग आंदोलन के साथ में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, जिसको पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर जिन बिंदुओं के अंतर्गत हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम ये चीज़ें देख लें कि पढ़ने का सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंदोलन का कारण क्या था। वैसे तो अगर मोटे तौर से देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ही इस आंदोलन का जो है संचालन गांधी जी ने करने का मन बनाया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाने के लिए ही खास करके जनता में रोष था और यह आंदोलन उसकी परिणति थी। लेकिन कोई भी एक आंदोलन एक कारण पर निर्भर नहीं होता है, तो बहुत सारे कारण थे जो इसके पीछे चल रहे थे। क्या उद्देश्य रखे गए थे प्रमुख रूप से, उन पे बात करेंगे। फिर इसका प्रस्ताव जो है वो कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में रखा गया, उस पे बात करेंगे और नागपुर के अधिवेशन पे बात करेंगे। विरोध भी किया गया इस अधिवेशन में, गांधी जी की विचारधारा से बहुत से लोग सहमत नहीं थे, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन पे भी बात करेंगे। फिर इस आंदोलन में दो चीज़ें की गई थी, कुछ नकारात्मक निर्णय लिए गए थे और कुछ सकारात्मक काम किए गए थे, तो उन दोनों पे जो है बात करेंगे डिटेल में। और फिर किस प्रकार से आंदोलन ये पूरे देश में विस्तृत हुआ, क्या क्या चीज़ें की गई थी इस आंदोलन के दौरान, उन पे हम बात करेंगे। इसके बाद में अहमदाबाद अधिवेशन 1921 का, उस पर हम चर्चा करेंगे कि इस अधिवेशन में क्या क्या निर्णय लिए गए। और फिर एक घटना चौरी चौरा कांड, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से इस आंदोलन को वापस कर लिया था महात्मा गांधी ने, और उस वजह से महात्मा गांधी का कई क्षेत्रों में कई तरीक़ों से विरोध भी किया गया और उनको इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया और उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो इन सब घटनाओं पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारण पे। कोई भी आंदोलन, जैसा कि हमने बताया, किसी एक कारण की वजह से नहीं होता है। अगर हम पीछे होम रूल मूवमेंट, थोड़ा और पीछे चलते हैं, अगर हम बहिष्कार आंदोलन की बात करें तो जैसे बंगाल का विभाजन के बाद में बहिष्कार आंदोलन हुआ था, तो एक प्रमुख कारण होता है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के पीछे कारण था बंगाल का विभाजन। लेकिन कुछ दीर्घकालिक कारण भी होते हैं जो बहुत समय पहले से जनता के अंदर चले आ रहे होते हैं और जिनकी वजह से जनता जो है असंतुष्ट होती है, क्रोधित होती है और उस वजह से वो उस आंदोलन में अपने सभी असंतुष्टियों को जो है उजागर करती है। इसके बाद आपने होम रूल मूवमेंट देखा। होम रूल मूवमेंट के पीछे भी आपने देखा बहुत से रीजंस थे। रायलेट सत्याग्रह आपने देखा। रायलेट सत्याग्रह के पीछे वैसे तो एक बड़ा कारण था रायलेट एक्ट का आना, लेकिन क्या सिर्फ रायलेट एक्ट ही उसके पीछे कारण था? वहाँ पर भी हमने देखा था बहुत सारी परिस्थितियाँ देश में बनी हुई थी जिनसे जनता असंतुष्ट थी। और आज हम जब असहयोग आंदोलन 1920 पे बात करने जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से इसके पहले जो एक बड़ी घटना हुई है वो हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसी की वजह से जनता में एक बहुत बड़ा क्रोध है और वो कहीं ना कहीं तो निकलना ही है। असहयोग आंदोलन उसका एक परिणाम है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर थे। कौन कौन सी चीज़ों से लोग असंतुष्ट थे? ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया लेकर के आना है। यहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो असहयोग आंदोलन, रायलेट एक्ट, क्या इनके लिए आप बहुत सारे अलग अलग कारण निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। एक ही जनता है, एक ही देश है, एक ही परिस्थितियां हैं, तो सभी आंदोलन के लिए वही सेम कारण थे। कुछ जो है विशेष कारण होते हैं जो आंदोलन के पहले घटित हुए होते हैं। तो जब हम असहयोग आंदोलन पे बात कर रहे हैं तो सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर है रायलेट एक्ट का आना और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का हो जाना, जिसकी वजह से रायलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, रायलेट सत्याग्रह, वो गांधी जी ने स्थगित कर दिया। जनता के अंदर अब भी क्रोध बना हुआ था और आगे एक आंदोलन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर जो कारण हैं उनमें मुख्य रूप से पहला कारण है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड।
ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है? अभी हमने बताया कि खिलाफत मूवमेंट चल रहा था जिसमें गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। तो खिलाफत जो है उसको भी एक न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन में उद्देश्य रखा गया था कि खिलाफत जो आंदोलन है उसको भी एक सम्मानजनक न्याय मिलना चाहिए। तो खिलाफत आंदोलन भी इस आंदोलन के पीछे एक कारण है। खिलाफत आंदोलन। तीसरी चीज है जो रैलेट सत्याग्रह है, सत्याग्रह का बंद हो जाना, या आप कह सकते हैं असफल हो जाना। अगर एक आंदोलन असफल हो गया है जो इसके पहले चल रहा था, तो हमारे उद्देश्य जो हमारे लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हुए। इसका मतलब है कि हमको एक नए आंदोलन की ज़रूरत है, तो उसकी पूर्ति असहयोग आंदोलन करेगा। और अगर थोड़ा सा दीर्घकालिक कारणों में जाएं तो प्रथम विश्व युद्ध भी इसका एक कारण है। प्रथम विश्व युद्ध सब आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से बहुत सारी परिस्थितियां देश में उत्पन्न हुई थी, जिसमें एक महंगाई थी, महंगाई, एक कर का बोझ, इन सब वजहों से जो है जनता परेशान थी। तो वो क्रोध कहीं ना कहीं निकलना था। रैलेट सत्याग्रह में भी वो क्रोध निकला। आपने देखा था होम रूल लीग मूवमेंट में भी वो क्रोध लोगों ने निकालने की कोशिश की। लेकिन जब असहयोग आंदोलन आया तो फिर से वही एक कारण है, कारण वही सेम रहते ही हैं। होम रूल आंदोलन की असफलता। होम रूल मूवमेंट में जो सुशासन के लिए चला जा रहा था, स्वशासन, लोग सुशासन की मांग कर रहे थे, वो भी पूरी नहीं हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार लाया गया वो लोगों की मांग पर खरा नहीं उतर रहा था। यानी कि जो आपका 1919 में लाया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आपने इसको पढ़ा था, सुधार, ये क्या रहा था? ये असफल रहा। जनता की नज़र में ये असफल रहा क्योंकि इसमें लोगों ने मांग क्या थी? अगर होम रूल आंदोलन की बात करें तो लोग मांग रहे थे स्वशासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में लोगों के साथ धोखा किया गया। मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी कि हम आपको स्वशासन देंगे, धीरे धीरे करके देंगे, और यहाँ पर आपने देखा था कि इसमें क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया, यानी लोगों को धोखा दिया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो असफल हो जाना वो भी जो है एक कारण बन रहा था कि लोग इससे भी असंतुष्ट थे। और इसके बाद में खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो है 28 जुलाई 1920 यहाँ पर क्या किया था? गांधी जी ने घोषणा की थी, गांधी जी की घोषणा। और वो घोषणा क्या थी कि हम 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन करेंगे। ये इतने पॉइंट खास करके हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग सिर्फ इतनी बात के लिए दिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के पीछे कौन कौन से घटक थे या कौन कौन से कारण थे, तो आपको इन सबको थोड़ा सा विस्तार करके लिखना है। अब ये कारण हो गए। अब हम बात करें उद्देश्य, कौन कौन से टारगेट रखे गए थे इस आंदोलन को चलाने के पीछे, क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे। तो एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया था कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है उसको न्याय मिले। यानी उसमें जो है सरकार जो लीपापोती, आपने देखा कि हंटर कमेटी बना करके सरकार ने अपने इस कृत्य पर लीपापोती कर दी थी, तो उसको भी एक उद्देश्य बनाया गया। उद्देश्य, इस आंदोलन को हम सेक्शंस में बांट लेंगे तभी जो है आसान रहेगा। कौन कौन से उद्देश्य रखे गए? खास करके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, बाकी आप बहुत सारे उद्देश्य इसमें रख सकते हैं।
तीन प्रमुख उद्देश्य कौन से रखे गए थे? एक तो रखा गया था जलियांवाला बाग वाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाने के लिए। ये दूसरा जो है इसमें रखा गया था स्वराज्य, स्वराज्य प्राप्ति का प्रयास, स्वराज्य प्राप्ति का प्रयास इसमें किया जाएगा। और तीसरा एक उद्देश्य रखा गया था, चूंकि खिलाफत आंदोलन को साथ लेकर के गांधी जी चल रहे थे, तो खिलाफत को सम्मानपूर्ण न्याय मिले, जो खिलाफत आंदोलन है उसकी मांगों को भी माना जाए, यह असहयोग आंदोलन के उद्देश्य में भी रखा गया था। तो ये तीन प्रमुख उद्देश्य थे जिनकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और 1 अगस्त इसके लिए डेट तय की गई, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 की डेट जो है गांधी जी ने डिसाइड की थी, और उसी दिन जो है हमारे एक प्रमुख लीडर बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। पीछे आप बाल गंगाधर तिलक वाले चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने अपनी मृत्यु से पहले ही गांधी जी को इस आंदोलन के लिए समर्थन दे दिया था। इसलिए आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से प्रमुख नेता ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था लेकिन वह इस आंदोलन को देख नहीं सका? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। और उन्हीं के सम्मान में जो है इस आंदोलन के दौरान जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब इसका प्रस्ताव, ये घोषणा की गई, आपने देखा कि जुलाई में महात्मा गांधी ने इसका प्रस्ताव रखा कि हम अगस्त से जो है आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन इसको पास करवाना भी जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस जब कभी कोई कार्य बड़ा करना होता था तो उसको अगर कांग्रेस के मंच से किया जाना है तो कांग्रेस के अधिवेशन में उसको पास कराना भी होता था। तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, तुरंत जो है वो कलकत्ता अधिवेशन प्रस्ताव रखा गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, प्रस्ताव कहाँ रखा गया? इसको 2 जगह से पास किया गया है, इसलिए दोनों हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, दिसंबर माह में जो है कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो दिसंबर माह में होता था, लेकिन आंदोलन अगस्त से प्रारंभ हो चुका था, तो इसको जल्दी से इसको पास कराने के लिए सितंबर में ही एक विशेष अधिवेशन कराया गया। तो 1 सितंबर 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन, जो अलग से कराए जाते थे उनको विशेष अधिवेशन कहा जाता था, बाकी वार्षिक होते थे। तो कलकत्ता विशेष अधिवेशन, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने कहाँ पास कराया था या किस अधिवेशन में रखा था, तो 1920 के अधिवेशन में रखा गया था, लेकिन ये वार्षिक अधिवेशन में नहीं रखा गया था। इसको जो है विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था वहाँ रखा गया था, और वहाँ के अध्यक्ष अलग थे। यहाँ पर किसने अध्यक्षता की थी कलकत्ता के अधिवेशन में? तो यहाँ पे अध्यक्ष थे लाला लजपत राय। और यहीं पर जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया, और इसमें काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था यहाँ पर, जिसमें आप चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, CR दास, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ज़्यादातर जो प्रमुख नेता थे उन्होंने इस असहयोग आंदोलन के किसी न किसी बिंदु पर जो है अपना विरोध दर्ज कराया था। इस
कलकत्ता विशेष अधिवेशन में, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसने किन किन चीज़ों पर विरोध दर्ज कराया था, क्योंकि ये प्रश्न आपको अलग से दिया जा सकता है और पीटी में क्वेश्चन बनेंगे। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन काफी विरोध के बाद, विरोध भी था। हालांकि गांधी जी ने बाद में सभी प्रमुख नेताओं को जो है इस असहयोग आंदोलन में कार्य करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन इस अधिवेशन में नहीं, वो आगे अधिवेशन जो आया। तो यहाँ पर सितंबर में हुआ, इसके बाद में दिसंबर में जो होता था वार्षिक अधिवेशन, उसमें भी इसको पास कराना आवश्यक था। ये तो बीच में एक अधिवेशन करा लिया गया। तो दिसंबर 1920 ये हुआ नागपुर में, नागपुर वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन, सब ऐसे ही आप नोट्स पूरा लिख लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। हमने कारण पे बात कर ली, उद्देश्य पे बात कर ली। अब हम प्रस्ताव देखेंगे, दो जगह कलकत्ता और नागपुर, दो जगह इसको पास कराना पड़ा था। तो दिसंबर में नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य ये यहाँ पर थे। यहाँ पर कई काम किए गए हैं। जो नागपुर का वार्षिक अधिवेशन है, इसमें काफ़ी चीज़ें की गई थी जिन पे अलग अलग क्वेश्चन आपसे बनते हैं। हालांकि मुख्य रूप से हम जब असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन को तो पास किया ही गया था, लेकिन कुछ कार्य हैं वो आप सभी नोट कर लें, कुछ मुख्य हैं। एक तो यही किया गया यहाँ पर असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई, क्योंकि ये मुख्य सम्मेलन था, मेन सम्मेलन था। तो यहाँ पे प्रस्ताव की पुष्टि की गई। फिर से एक बार, आंदोलन चल रहा है, ऐसा नहीं कि आंदोलन 1 अगस्त 1920 से ही चालू हो गया है। सिर्फ ऑफिशियल तौर से कांग्रेस के मंच से उसका प्रस्ताव पास किया जाता था। तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की पुष्टि जो है वो नागपुर अधिवेशन में की गई दिसंबर में। और यहाँ पर कुछ काम और किए गए। यहाँ पर तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की गई, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है इस आंदोलन के प्रारंभ वाले दिन ही, यानी 1 अगस्त 1920 को ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके सम्मान में एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें उस जमाने में यानी 1920 के समय में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा इकट्ठा हो गया था। यहाँ पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, तिलक स्वराज फंड की स्थापना। और इसमें क्या लिखेंगे? 1 करोड़ से अधिक धन इसमें एकत्र हो गया था इस फंड में, इस आंदोलन के दौरान। और यहाँ पर कुछ कांग्रेस का जो संविधान था, कांग्रेस को चलाने के लिए भी एक संविधान था ना, नियम कानून थे, उसमें बहुत बदलाव किए गए थे इस नागपुर अधिवेशन में। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, काफ़ी चीज़ें उसमें हैं। तो एक यहाँ पर और कार्य किया गया, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन भी किया गया था। यहाँ पे संविधान में परिवर्तन, कुछ विशेष परिवर्तन है, उनको आप नोट कर लीजिए। एक तो यहाँ पे सदस्यता शुल्क जो बदल दी गई, सदस्यता शुल्क 4 आना कर दिया गया, कि 4 आना जो आप दे सकता है वार्षिक, वो सदस्य बन सकता है। 21 वर्ष तो आप जानते ही हैं, 21 वर्ष तो होना ही चाहिए। 21 वर्ष का कोई व्यक्ति है, अगर वो 4 आना देता है तो वो सदस्य बन सकता है। एक काम और कहा गया यहाँ पर, हिंदी। पहले काम अंग्रेजी में होता था कांग्रेस का, तो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा को भी मान्यता दी गई यहाँ पे, क्षेत्रीय भाषा। तो इसके बाद आप देखोगे जब अहमदाबाद का अधिवेशन होगा 1921 में, तो वहाँ पर उर्दू में भी भाषण जो है वो हकीम अजमल खां के द्वारा दिया जाएगा। तो
हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई कि हिंदी में भी काम होगा और क्षेत्रीय भाषा में भी लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। ये काम इसमें किया गया। और यहाँ पर कहा गया कि हम लोग जो है वार्षिक अधिवेशन करते हैं, साल में एक बार अधिवेशन करते हैं, उसके बाद पूरा साल जो है हम कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, आपको पीछे हमने नोट भी कराया था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कार्य चल रहा था, तो एक साल पे एक बार अधिवेशन होता था। तो इसको लेकर के बाल गंगाधर तिलक का बयान था कि अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो इससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये बयान था बाल गंगाधर तिलक का, इसको आप नोट कर लीजिएगा एक जगह पे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। और लाला लाजपत राय, वो भी एक गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय ने भी कहा था कि ये जो साल में एक बार सम्मेलन होता है, ये शिक्षित भारतीयों का एक वार्षिक मेला है, मेला की संज्ञा दी थी। और मेला ख़त्म हो जाता है, फिर हम अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस नागपुर अधिवेशन में एक काम और किया गया कि यहाँ पर एक कार्यकारी समिति बना दी गई और कहा गया कि ये इसकी बैठकें बीच बीच में होती रहेंगी, जब आवश्यकता पड़ेगी इसकी बैठक कर लिया करेंगे हम, साल में एक अधिवेशन तो होता ही रहेगा। तो यहाँ पर एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई, कार्यकारिणी समिति, और 350 सदस्यीय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ये गठित की गई, ये बना दिया गया यहाँ पर। इन सब चीज़ों के अलावा जो है यहीं पर जो है असहयोग आंदोलन के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पुष्ट किया गया, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए और भी किए गए थे, कुछ हमने आपको मुख्य बताए। इसके अलावा क्या किया गया था, यहाँ पे असहयोग आंदोलन के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए, असहयोग आंदोलन के लक्ष्य बनाए गए। ये सारी चीज़ें, ये लक्ष्य नहीं है, ये इसमें है। लक्ष्य तो हम पीछे उद्देश्य आपको बता चुके हैं, 3 प्रमुख। एक तो स्वराज्य को बनाया गया, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया। यहाँ पर कहा गया कि हम अभी तक जो होम रूल मूवमेंट था उसमें मांग कर रहे थे कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत हमको स्वशासन दे दीजिए, यही तो मांग कर रहे थे कि हम अपना स्वशासन चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन के बाहर नहीं, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत, यानी टॉप पर अंग्रेजी शासन ही रहेगा। यहाँ पर असहयोग आंदोलन के लक्ष्य में स्वराज का जो लक्ष्य है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन गांधी जी ने किया। यहाँ पर कहा गया कि हम प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत हमको स्वराज्य मिले, और यदि आवश्यक हुआ तो अंग्रेजी शासन के बाहर भी हम जाएंगे, यानी हम अंग्रेजी शासन के बाहर भी स्वराज्य को हासिल करेंगे। तो यहाँ पर नरमपंथी और गरमपंथी दोनों लोगों को संतुष्ट कर दिया गांधी जी ने, और सभी इसमें जुड़ गए। गांधी जी ने हर एक वर्ग को इस आंदोलन में जोड़ने की कोशिश की थी। तो असहयोग आंदोलन के लक्ष्य भी यहाँ पर निर्धारित हो गए, और स्वराज्य का भी लक्ष्य बनाया गया। स्वराज को 2 कहा गया, एक तो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत कोशिश करेंगे, अंग्रेजी शासन के अंदर, या आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अंग्रेजी शासन के बाहर भी, यानी उनको हटा करके भी हम अपना स्वशासन चाहते हैं। तो ये स्वराज की मूल भावना में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया नागपुर अधिवेशन में। और यहीं पर इसी अधिवेशन में एक काम और किया गया, वो ये था कि जो असहयोग आंदोलन है वो कैसे किया जाएगा, क्या हमारी रणनीति होगी। तो यहीं पर नकारात्मक और सकारात्मक 2 प्रकार के कार्य डिसाइड किए गए कि हम कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें हम सरकार का
विरोध करेंगे, ये हो गए नकारात्मक काम। और कुछ काम ऐसे करेंगे जिसमें हम अपनी जनता के लिए सकारात्मक कार्य करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो वो हो गए सकारात्मक कार्य। तो यहाँ पर क्या किया गया, अगला होगा असहयोग आंदोलन का प्रारूप तय किया गया। और प्रारूप में दो चीजें की गई, सकारात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से कार्य थे, ये डिसाइड कर लिए गए, सकारात्मक और नकारात्मक कार्य। और महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम इन पूरे कार्यों पर डटे रहे ईमानदारी से, अहिंसात्मक तरीके से, तो 1 साल के अंदर हमको जो है स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा, सुशासन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा था, ये अलग नोट कर लें, गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य मिलने की बात की, मिलने की बात कही। कब? जब हम पूरी ईमानदारी से इस कार्य को करते रहेंगे, पूरी ईमानदारी से। आंदोलन किस प्रकार का होगा? असहयोग आंदोलन यहाँ पर पूरी तरीके से अहिंसात्मक होगा। ये गांधी जी का विशेष फोकस था कि सत्याग्रह का जो तरीका है वो अहिंसात्मक होना चाहिए। इसीलिए ये आंदोलन 2 वर्ष तक चल जाएगा, 20 से लेकर के 22 तक ये चल गया, 2 साल चल गया था, क्योंकि ये अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था। और जो आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से चलता है उसका दमन करने के लिए काफ़ी बार सोचना पड़ता है सरकार को, क्योंकि उसमें उसको पॉइंट नहीं मिलते हैं कि किस प्रकार से हम इनको, अगर शांतिपूर्वक आप किसी जगह पर बैठ करके धरना कर रहे हैं तो सरकार को वहाँ पर लाठी चलाना या गोलीबारी करना, इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भर्त्सना बहुत ज़्यादा होगी, अखबारों में निकलेगा, लोग विरोध दर्ज कराएंगे। और यदि आंदोलन कोई हिंसात्मक रूप ले ले कि आप गाड़ियाँ फूंकने लगे, चौकी जलाने लगे, तो फिर आपको गोलियों से वो उड़ा देंगे, फिर वो किसी भी तरीके का दमन कर सकते हैं और आप प्रश्न भी नहीं उठा सकते, क्योंकि तब सरकार ये कहेगी कि आप हमला कर रहे थे। तो ये आंदोलन अहिंसात्मक था, इसीलिए यह आंदोलन और ज़्यादा विशाल हो गया, क्योंकि हिंसात्मक आंदोलन में हर व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसको अपने जीवन का भी भय रहता है, समाज में भी भय रहता है। लेकिन इस आंदोलन ने नए आयाम खड़े किए और यह बुद्धिजीवियों से लेकर के, पढ़े लिखे लोगों से लेकर के अशिक्षित किसान, मजदूर, निचले तबके तक के लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस आंदोलन में 2 कार्य रखे गए थे, सकारात्मक और नकारात्मक। और ये गांधी जी के नेतृत्व में नकारात्मक कार्य से ज़्यादा सकारात्मक कार्यों पर उनका फोकस बहुत रहता था, कि अगर हम असहयोग कर रहे हैं, किसी सरकार के किसी कानून के विपक्ष में जा रहे हैं और अपने समाज में हम सुधार नहीं कर रहे हैं, स्वच्छता, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, स्वावलंबन, खादी, बहुत सारे रचनात्मक कार्य हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ विरोध 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 करने से समाज की भलाई नहीं हो सकती है। क्योंकि ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो अपने देश के लोगों को अंततः आगे बढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हैं। और ऐसा आगे बढ़ाना क्या, असहयोग आंदोलन में हमने कहा कि आप अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, वकालत छोड़ दीजिए, पदवियां अपनी वापस कर दीजिए, आप सरकारी कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय का बहिष्कार कर दीजिए, सेना में मत भर्ती होइए, कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ मत लीजिए। तो इसमें जनता का सिर्फ नुकसान ही तो है। और आप अगर इसके साथ साथ जनता का भला करने की बातें नहीं कर रहे, तो फिर उधर से नुकसान झेल करके जब वो इधर इस कैटेगरी में आके खड़ा होगा तो फिर उसको लगेगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरा व्यवसाय चला गया और यहाँ कुछ भी मुझे नहीं मिला। तो गांधी जी ने कहा दोनों चीज़ पे फोकस होना चाहिए, तो इसको तय किया इन्होंने। तो ये हो गए हमारे प्रस्ताव में कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। अब हम बात करेंगे विरोध पे, कि गांधी जी का इस असहयोग का जो पूरा खाका था, जो तरीका था, इसमें प्रारंभ में जब कलकत्ता विशेष अधिवेशन हुआ तो उसके बाद लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई, अलग अलग लोगों ने इसमें विरोध दर्ज कराया था, उस पे बात करेंगे हम।
किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, यानी उनको किन किन मुद्दों पर आपत्ति थी, वो आपसे पूछे जा सकते हैं और आंसर राइटिंग में आपको लिखना पड़ सकता है। क्योंकि यदि आप कह रहे हैं कि गांधी जी का विरोध किया था, तो कुछ साक्ष्य आपके पास होने चाहिए कि क्या विरोध किया गया, किन बातों को लेकर विरोध किया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं विरोध पे। तो देखिए, हर व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, और बाद में गांधी जी का प्रभाव इतना था कि उन्होंने सभी प्रमुख नेताओं को असहयोग आंदोलन के लिए राजी कर लिया था। लेकिन शुरुआत में क्या क्या बातें थीं वो देखें। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट ने, जब हमने रॉलेट एक्ट आपको पढ़ाया था तो भी बताया था कि होम रूल मूवमेंट जब समाप्त हुआ, मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, तो एनी बेसेंट ने, चूंकि ये संवैधानिक सुधार के जो तरीके होते थे उसमें विश्वास करती थी, लीगल तरीका, तो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि हम लीगल तरीके से आपको जो है एक स्वशासन देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे थे। तो एनी बेसेंट ने उसको स्वीकार कर लिया था। उसके बाद जब रॉलेट एक्ट आया और महात्मा गांधी ने इसके विरोध के लिए रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन करना शुरू किया, तो एनी बेसेंट ने गांधी जी को कहा था कि राजनीतिक बच्चा है ये, यानी इनको राजनीति में ज्ञान नहीं है, और ये जो तरीका लेकर के आए हैं ये उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। अब जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो वैचारिक मतभेद गांधी जी के प्रति एनी बेसेंट के रॉलेट एक्ट के ही समय से हैं, तो असहयोग आंदोलन में भी तो पूरी प्रक्रियाएं वही हैं, तो यहाँ पर भी एनी बेसेंट ने विरोध किया। एनी बेसेंट ने संवैधानिक तरीके से विरोध, संवैधानिक तरीका होना चाहिए। इनकी नज़र में जो असहयोग है वो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि उसमें बहिष्कार किया जाएगा, वस्तुओं की होली जलाई जाएगी, सरकारी नौकरियों का परित्याग किया जाएगा। ये सारी चीज़ें एनी बेसेंट को संवैधानिक नहीं प्रतीत होती थी। तो ये इन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीका होना चाहिए। और इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि किसी प्राचीन ईसाई ग्रंथ में लिखा है जो शैतान है वो आपके सामने देवदूत के रूप में भी आ सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात थी। एनी बेसेंट ने कहा कि किसी पुरातन ईसाई ग्रंथ में हमने पढ़ा था कि आपके सामने शैतान देवदूत के रूप में भी आ सकता है। अब इस बात का अर्थ ये निकलता है कि महात्मा गांधी उसमें पूजनीय थे, एक देवदूत के रूप में उनको माना जाता था। तो ये प्रतीकात्मक रूप से ये कहा गया कि हो सकता है कि जिसको आप देवदूत समझ रहे हैं वो शैतान हो, यानी महात्मा गांधी को अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने शैतान कह दिया। तो ये चीज़ आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये कोटेशन पूछा गया है। इन्होंने कहा कि किसी पुरानी यानी पुरातन ईसाई ग्रंथ में, पूरा लिख लें, ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? शैतान आपके सामने देवदूत के रूप में भी आ सकता है, देवदूत रूप में भी आ सकता है। अर्थ इसका क्या है? गांधी जी के प्रति ही था ये। गांधी जी को अप्रत्यक्ष रूप से, खुला नहीं कहा, अप्रत्यक्ष रूप से क्या कह दिया? शैतान। और पहले राजनीतिक बच्चा कहा था रॉलेट एक्ट के समय। अच्छा, ये तो इनका विचार था। अब गांधी जी ने, अब गांधी जी का पूरा प्रभाव है, तो होम रूल लीग में जो है गांधी जी का पूरा वर्चस्व बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि होम रूल लीग का इस्तेमाल तो इसमें किया ही जाएगा। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग से इस्तीफा दे दिया और गांधी जी उसके अध्यक्ष बन गए। गांधी जी मार्ग से हटने वालों में नहीं थे कि आप इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर हम नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप किनारे हटिए, हम जो है यहाँ पर अध्यक्ष बन करके काम तो हमको करना ही है। तो इन्होंने विरोध के तौर पे क्या किया था? होम रूल लीग। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस
आंदोलन के समय एनी बेसेंट ने होम रूल लीग से इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो अध्यक्ष गांधी जी बन गए। अध्यक्ष कौन बन गया? गांधी जी बन गए। होम रूल लीग के अध्यक्ष गांधी जी बन गए, क्योंकि अब होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक तो है नहीं, तो यहाँ पे गांधी जी बन गए होम रूल लीग के अध्यक्ष। और आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में भी सदस्य थे, होम रूल लीग में भी सदस्य थे, और कांग्रेस में भी वो सदस्य थे। कांग्रेस के अधिवेशनों में भी वो आते थे, होम रूल लीग के भी आंदोलन में शामिल होते थे, और मुस्लिम लीग के तो वो सदस्य थे ही। तो जब गांधी जी अध्यक्ष बन गए तो उन्होंने कहा कि होम रूल लीग का हम अब कुछ नाम भी परिवर्तित करेंगे और इसके जो उद्देश्य हैं उनमें भी हम परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अब आगे जो है हम इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इस बात से खिन्न होकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने भी होम रूल लीग से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर गांधी जी बन गए और कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, कुछ परिवर्तन नाम और उद्देश्य दोनों चीज़ों में, क्योंकि होम रूल लीग के कुछ उद्देश्य थे, करना चाहते थे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो ये हो गया एनी बेसेंट के विरोध का कारण, और इतनी ये घटनाएं जो आपसे प्रश्न बन सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना व्यक्तिगत रूप से असहयोग आंदोलन के पक्ष में थे या कैसा इनका विचार था, ये भी आपसे बनेगा। तो दूसरे जो व्यक्ति को हमें पढ़ना है वो मोहम्मद अली जिन्ना, हेडिंग डाल लीजिए आप। इनका क्या विचार था? मोहम्मद अली जिन्ना, हम विरोध पढ़ रहे हैं तो सभी लोगों का पढ़ेंगे जो प्रमुख हैं, इनका क्या विचार था। तो मोहम्मद अली जिन्ना का पहले भी मैं बता चुका हूँ, इनको इस बात से आपत्ति थी कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को आपस में मिलाया जाए, क्योंकि अली बंधुओं का जो ये धार्मिक मूवमेंट था, एक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक राजनीतिक गतिविधि है, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध है। तो इन दोनों को आपस में मिलाना ये मोहम्मद अली जिन्ना के दृष्टिकोण से सही नहीं था। तो इन्होंने जो है खिलाफत, शॉर्टकट में लिख लेंगे, खिलाफत और असहयोग के साथ से आपत्ति थी इनको, इसीलिए इन्होंने विरोध किया। मोतीलाल नेहरू, अब देखिए कई नाम हैं वो दर्ज करें। मोतीलाल नेहरू, देश बंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, इनके क्या विचार थे? इनको एक ही सेम आपत्ति थी, इनको एक साथ नोट कर लेंगे। देखिए, जब असहयोग आंदोलन के यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किए गए नकारात्मक और सकारात्मक कार्य, तो उसमें यह कहा गया कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में चुनाव की प्रक्रिया लाई गई थी, 1920 में चुनाव होने थे पहली बार, तो उस चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में चुनाव होने थे, उन चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनको CR दास के नाम से जानते हैं, और बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों को आपत्ति थी कि हम केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार क्यों करें। ये भी तो हो सकता है कि हम चुनाव लड़ें और विधान परिषद में पहुँचे, वहाँ के सदस्य बने, और फिर सदस्य बन करके वहाँ भी जा करके हम असहयोग कर सकते हैं। जो विधेयक आएंगे उनको पारित करवाते वक्त, बजट पे बहस करते वक्त, वहाँ भी तो हम सरकार का असहयोग कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि पूर्ण बहिष्कार हो सरकारी नौकरियों का, कुछ भी शिक्षा हो या वस्तुएं हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे चुनाव हो, उनका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। तो इनको आपत्ति क्या थी? इनको केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय
विधान परिषद के चुनाव बहिष्कार से आपत्ति थी। हालांकि सभी को गांधी जी ने आगे शामिल कर लिया अपने आंदोलन में, सभी को संतुष्ट कर लिया था और चुनाव का बहिष्कार किया भी गया। सिर्फ कुछ एक जो कांग्रेस के नेता थे वो लोग चुनाव में शामिल हुए, बहुत कम, लेकिन बाकी ये सब लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। लेकिन आपत्ति की वजह ये थी, और आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू और CR दास मिल करके बाद में जब चौरी चौरा कांड के बाद में आंदोलन वापस हो जाएगा तो ये इतना दुखित हो जाएंगे कि ये फिर एक नई पार्टी बना लेंगे और कहेंगे कि हम स्वराज पार्टी बनाएंगे और कहेंगे अब हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के हम विधायिका में पहुंचेंगे और वहां जा कर के हम अपना आंदोलन चलाएंगे। यानी संसद में बैठ करके, विधानसभा में या विधान परिषद में बैठ करके भी तो आप असहयोग कर सकते हैं। तो उनके विचार ये थे कि हम वहाँ जब कोई विधायक आएगा, उसमें कोई विधेयक आएगा तो उसमें जो भी हमें चीज़ें पसंद नहीं होंगी उनका विरोध करेंगे, तो नई पार्टी भी इसी वजह से बनाएंगे जाके आगे। तो इनको इस चुनाव के बहिष्कार से आपत्ति थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका विचार भी आपसे पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या विचार था इसको लेकर के। तो जैसा 1905 के बाद में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में आपने देखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार ये था कि जो वस्तुओं का होली जलाई जाती है या शिक्षा का बहिष्कार किया जाता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो है भारत के युवाओं का कैरियर आगे खराब होता है और बर्बादी होती है। होली जो वस्तुओं की जलाई जाती है उसको इन्होंने कहा था कि यह एक जो है अविवेकी कार्य है और यह संपत्ति की निष्ठुर बर्बादी है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वस्तुओं की, विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने को किसने जो है निष्ठुर बर्बादी कहा है, तो वो कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर इनको किन किन चीज़ों से आपत्ति थी, खास करके इनको बहिष्कार से। बहिष्कार यानी वस्तुओं की होली जलाए जाना, वस्तुओं की होली, इससे इनको आपत्ति है। होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा, निष्ठुर बर्बादी, और इसको कहा इन्होंने अविवेकी, यानी बिना विवेक के अविवेकी कार्य, ये इन्होंने बताया। बहिष्कार से इनको आपत्ति थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके शिक्षा के बहिष्कार से तो बहुत ज़्यादा आपत्ति थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 1918 में आपको हमने बताया था कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वाला मामला आया था तो उस समय जो है कांग्रेस में दो गुट हो गए थे और कुछ लोगों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया था। वो पार्टी थी नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेशनल लिबरल फेडरेशन यानी राष्ट्रीय जो उदारवादी दल। तो उसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वो लोग भी चुनाव का बहिष्कार का विरोध कर रहे थे और उन्होंने चुनाव में भाग लिया था और कुछ सीटें जीती भी थीं। तो उनके विषय में भी आप नोट कर लें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की कौन सी पार्टी थी? पार्टी बनी थी 1918 में। पीछे आपको याद भी होगा जब दूसरा विभाजन हुआ था, पार्टी का नाम था नेशनल लिबरल फेडरेशन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी विरोध किया था, चुनाव के बहिष्कार का विरोध किया इन्होंने। चुनाव के बहिष्कार पर आपत्ति थी इनको और चुनाव में शामिल भी हुए, चुनाव में भाग लिया। इस पार्टी ने चुनाव में भाग लिया था। बाकी जिनको आपत्ति थी इन्होंने भाग नहीं लिया था, यानी आपत्ति थी और बाद में, यहाँ पे आप लिख भी लें कि बाद में बहिष्कार किया के लिए राजी। यानी गांधी जी ने सबको मना लिया था, लेकिन ये दल जो था इन्होंने, इनके दल के कैंडिडेट जो है वो खड़े हुए इलेक्शन में
और कुछ सीटें जीती भी, और वहाँ जाकर भी उद्देश्य सबका एक ही था। देखिए यहाँ पर वैचारिक मतभेद नेताओं के बीच में बहुत से थे, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य था, किसी न किसी तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाना। तो सब अपने अपने तरीके से जुटे रहे। जैसे एनी बेसेंट भी जो है अपने संवैधानिक तरीके से विरोध करती रहीं, लेकिन गांधी जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद बने रहे। तो ये हो गया आपका विरोध, यानी हमने कारण पढ़ लिया, प्रस्ताव पढ़ लिया किस प्रकार से पास हुआ और किन किन लोगों ने क्या क्या विरोध दर्ज किया, इसको हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक कार्य की सूची क्या थी। कौन कौन से कार्य इस आंदोलन के लिए डिसाइड किए गए थे कि इस आंदोलन में हम क्या करेंगे। तो वो सूची क्या थी, यानी आंदोलन का प्रारूप क्या था। असहयोग आंदोलन की रूपरेखा, क्या खाका खींचा गया था कि इस आंदोलन को कैसे किया जाएगा। महात्मा गांधी ने इसको दो भागों में बांटा। नागपुर अधिवेशन में ही ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई थी। दो चीज़ें इसमें बनाई गई। एक रखा गया नकारात्मक कार्य, कहा गया उसको, और दूसरी लिस्ट बनाई गई जिसको कहा गया रचनात्मक कार्य या सकारात्मक कार्य। रचनात्मक या सकारात्मक। तो नकारात्मक कार्य हम कौन कौन से करेंगे, इसमें लिस्ट में कहा गया कि इतने काम हमको नकारात्मक रूप से करने हैं, यानी सरकार के साथ असहयोग करना है, कोई भी हेल्प नहीं करेंगे सरकार की। जैसे कि सरकार आपसे कहती है कि देश में लॉकडाउन लगेगा आज से, तो अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो ये क्या हुआ, सहयोग। सरकार कहती है कि देश में लॉकडाउन लगेगा और हम कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम अपनी दुकान खोलेंगे, तो ये क्या हुआ, सरकार के साथ असहयोग, यानी नकारात्मक कार्य करना, उल्टा करना। तो नकारात्मक कार्य में क्या क्या रखा गया, इसमें कहा गया कि हम बहिष्कार करेंगे, इसमें बहिष्कार करेंगे। और किन किन चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, इसमें सबसे पहली बात कहा गया कि सरकारी जितनी भी उपाधियां हैं, सरकारी उपाधियां, पदक, इनका बहिष्कार करेंगे। सरकारी शिक्षा, बहुत सारे पदक और उपाधियां या जो है पद नाम, ये सब अंग्रेज सरकार दिया करते थे लोगों में। क्यों देते थे सरकार, देखिए अगर इस पर विचार करें थोड़ा सा कि आपके संविधान में भी, आप हमें कमेंट करके बताइए कि उपाधियों का अंत, यानी किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी, ये किस संविधान के किस आर्टिकल में ये प्रबंध किया गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। अच्छा आप ये सोचिए कि उपाधियों का अंत करने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति, सरकार मुझे कह देती है कि मैं बहादुर खान हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, या मुझे कह देती है कि आप जो है शेर हैं, शेर की उपाधि दे दी मुझे, लायन की उपाधि दे दी, तो क्या इससे क्या नकारात्मक चीज़ होती है। तो अंग्रेज ऐसा क्यों करते थे, वो किसी को कह दिया कि आप राय बहादुर हो, किसी को कहा कि आप शेर बहादुर हो, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कैसरे हिंद दे दिया, किसी को कुछ भी पद दे दिया। तो ये इसलिए करते थे, उनका उद्देश्य था कि समाज में बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। लोग इस चाहत में रहेंगे कि हम भी सरकार के साथ वफादारी करें तो हमको भी ये पदक मिले, हमको भी ये पदनाम मिले, और इसलिए तमाम लोग सरकार के साथ वफादारी करने के लिए प्रेरित होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी कि जिन लोगों को पदक या ये पदवी मिल जाती थी वो समाज से कट जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप को अलग मानने लगते थे और लोग भी उनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने लगते थे कि भाई ये तो बंदा बहादुर हैं, ये तो भाई शेर बहादुर हैं, ये खान बहादुर हैं। कोई भी पद आप नाम ले लीजिए, मैंने एग्जाम्पल के नाम से कहा कि ये कैसरे हिंद हैं, तो ये हमारी क्यों सुनेंगे, ये तो भाई सरकार के बड़े मुलाजिम हो गए, बड़े पदवी धारक हो गए। तो थोड़ा सा समाज के अन्य लोग उससे
कटने लगते थे, तो उसको लगता था कि ये लोग हमको इग्नोर कर रहे हैं, इससे अच्छे तो हमारी सरकार है, यानी वो सरकार की तरफ और झुक जाता था। तो ये सब पदवी को प्राप्त करने के बाद में नकारात्मकता समाज में आती थी। इसीलिए जो है जब भारत आज़ाद हुआ तो एक आर्टिकल बना करके, आप उस आर्टिकल का नंबर हमें कमेंट करके बताइए, पदवियों का अंत कर दिया गया और कहा गया सिर्फ जो है शैक्षणिक पदवी, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, या पीएचडी करने के बाद आपको डॉक्टर लगाने का अधिकार मिल जाता है, एमबीबीएस करने के बाद आपको डॉक्टर लगाने का अधिकार मिल जाता है। तो शिक्षा के आधार पर जो अर्जित की गई हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी उपाधियां हैं वो आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि जो पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न ये दिए जाते हैं पद, ये भी तो उपाधियां हैं, इनको भी आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं कि मैं भारत रत्न कृष्णा यादव हूँ। ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा नाम कृष्णा यादव है और मैंने भारत रत्न प्राप्त किया है, लेकिन मेरा ये संबोधन किया जाए कि भारत रत्न कृष्णा यादव, ये असंवैधानिक होगा। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत कर दिया गया था। तो ये यहाँ पर कहा गया उपाधियों और पदक हम वापस कर देंगे। सरकारी शिक्षा, कॉलेज, स्कूल, कुछ भी जो है उनका बहिष्कार करेंगे, इनको वापस करेंगे। देखेंगे भी गांधी जी वगैरह सब लोग अपनी उपाधियां वापस करेंगे। सरकारी शिक्षा, कॉलेज, स्कूल, इनका बहिष्कार करेंगे। सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार करेंगे। हम कोई भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसका बहिष्कार करेंगे। सरकारी नौकरी बहिष्कार। वकालत, अगर सरकारी वकालत कर रहे हैं, वकालत का भी बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तु अगर हम कोई इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका भी बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। देखो गांधी जी पूर्ण बहिष्कार के पक्ष में थे, उनका मतलब ये नहीं था। यहाँ पर देखिए विदेशी शब्द प्रयोग किया है, ब्रिटिश नहीं किया हमने है, क्योंकि एक मीटिंग में जब हकीम अजमल खां ने हसरत मोहानी ने, जो थे हसरत मोहानी गज़लकार, उन्होंने कहा कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन जब प्रस्ताव बन रहा था तो उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था कि हम ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो गांधी जी ने उस पर आपत्ति की कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन से जो चीज़ें आ रही हैं उनका हम बहिष्कार करें और जापान, अमेरिका, फ्रांस, इन जगहों से जो चीज़ें आ रही हैं उनका हम प्रयोग करें। तो अगर आप सिर्फ टारगेट बना करके एक देश की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, दूसरे देश की वस्तुओं का उपयोग करेंगे, तो इससे एक दूरगामी नकारात्मक परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा? गांधी जी का विचार क्या था? उन्होंने कहा कि इससे हम अच्छी और खराब दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का विरोध करने के आदी हो जाएंगे और हो सकता है भविष्य में कोई एक अच्छी चीज़ हो जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए तो हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर विदेशी इससे रिश्ते बिगड़ते हैं, क्योंकि हम एक ही देश से क्यों विरोध करें। अगर हम स्वदेशी को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम पूरी तरीके से स्वदेशी को क्यों नहीं बढ़ाते। अगर हम कहते हैं कि ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार कर रहे हैं तो ये स्वदेशी को बढ़ावा देना नहीं हुआ, क्योंकि हम ब्रिटेन का बहिष्कार करेंगे, अमेरिका की चीज़ खरीद लेंगे। तो अगर हमें स्वावलंबी बनना है, अगर हमें स्वदेशी को बढ़ाना है तो फिर पूरी तरीके से विदेशी वस्तु का बहिष्कार होना चाहिए। तो यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार लिखा है। इसके बाद विदेशी सेवाएं, सिर्फ वस्तुएं नहीं, विदेशी सेवाएं, सरकारी कार्यालय, न्यायालय, हर प्रकार से इनका बहिष्कार होगा। अगर हमको कोई न्यायिक मामला है तो हम अपने पंचायत में बैठ के करेंगे, न्यायालय नहीं जाएंगे। सरकारी दफ्तरों का उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी सेवा भी नहीं हम विदेशी उपयोग करेंगे, सिर्फ वस्तुएं नहीं सेवा भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर आपने देखा जैसे कि सरकारी नौकरी का बहिष्कार है तो न सेना में हम जो लोग हैं वो नौकरी छोड़ दें और नए उसमें भर्ती भी नहीं होंगे। और एक चीज़ कहा कि अगर कोई दमनकारी कानून है,
कोई ऐसा कानून है जो हमारे ऊपर दमन करता है, यानी जैसे रॉलेट एक्ट है या जो भी है, तो दमनकारी कानून का भी हम बहिष्कार करेंगे। कानून का बहिष्कार, उसको हम मानेंगे नहीं। और इतना ही नहीं, अगला स्टेप इन्होंने कहा कि इन सब का बहिष्कार करते हुए यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा। अगला कदम भी डिसाइड कर दिया यहीं पर कि अगला कदम होगा सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा क्या होता है? इसमें कर, लगान और कानून का उल्लंघन किया जाता है। सविनय यानी कि अगर आप इस विरोध से नहीं मानते हैं तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। असहयोग का अगला स्तर होता है अवज्ञा, तो वहाँ पर हम कर नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे और आपके फिर हम अभी तो यहाँ पे सिर्फ कहा गया दमनकारी कानून का बहिष्कार, फिर हम सभी कानूनों का उल्लंघन करेंगे। और वो किस प्रकार से होगा? सविनय यानी अहिंसात्मक रूप से प्लीज कह करके। तो ये प्रेम से हम अवज्ञा भी करेंगे। तो आप आगे देखेंगे कि इसको आंदोलन जब ये अपने चरम पर होगा और गांधी जी ने कहा था कि 1 साल में मिल जाएगा हमको स्वराज्य, जब 1 साल में नहीं मिलेगा तो गांधी जी कहेंगे, अब हम बरदौली में थे, बरदौली में गांधी जी ने घोषणा की कि अब हम सविनय अवज्ञा की तरफ जाएंगे। लेकिन इससे पहले सविनय अवज्ञा शुरू हो पाता, चौरी चौरा कांड हो गया और आंदोलन बंद हो गया। लेकिन उसके लगभग 8 साल बाद 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और नमक कानून को तोड़ करके इसका शुभारंभ किया था। तो ये हो गए आपके नकारात्मक कार्य। अब रचनात्मक कार्य में क्या क्या रखा गया वो भी आप देख लें कि कहा कि ये तो नकारात्मक रूप से हम करेंगे, सकारात्मक रूप से 18 कार्य की लिस्ट गांधी जी ने बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें कार्य जो है अलग अलग नेताओं के द्वारा बढ़ाते चले गए और बहुत सारे कार्य रचनात्मक कार्य में शामिल हो गए। तो ये रचनात्मक कार्य में क्या क्या थे मुख्य करके वो देखें। सभी आप जानते हैं कॉमन रूप से जो कार्य गांधी जी अपने आंदोलनों में किया करते थे वो सारे कार्य इसमें रखे जाएंगे। मूल रूप से आपसे कभी क्वेश्चन आ सकता है कि 18 कार्य की सूची बनाई थी गांधी जी ने, लेकिन उसमें फिर आगे सलाह से काफ़ी कार्य हो गए थे। तो कुछ प्रमुख कार्य यहाँ पर हम लिख लेंगे, सभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ कंटेंट चाहिए होगा आंसर राइटिंग के लिए। एक तो कौमी एकता की बात की गई, कौमी एकता कि हम कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने पर बात करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, एक चीज़। दूसरा कहा गया कि हम मद्य निषेध, मदिरापान से दूर रहेंगे, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। अस्पृश्यता, निषेध, जो छुआछूत वगैरह है गांधी जी ने कहा कि इसको हम कम करेंगे, इससे दूर रह कहेंगे। देखिए रचनात्मक कार्य गांधी जी ने इसलिए बनाए थे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जेल में नहीं जा सकते थे, बहुत सारे लोग सक्रिय आंदोलन में भाग नहीं ले सकते थे। तो वो लोग इन कार्यों को कर करके अपने को आंदोलन से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, इसीलिए बहुत भारी दल इसमें जुड़ गया था। क्योंकि हम अगर आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं लेकिन हम जेल नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे परिवार का बोझ है हमारे ऊपर, हम लाठी डंडे नहीं खा सकते, वहाँ जाके आंदोलन में बैठ करके वहाँ पे गोली चल जाती है, हम अपनी जान नहीं दे सकते, लेकिन हम देश के कार्य के लिए जुड़ना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा जाइए आप स्वच्छता पे काम करिए, आप गांव साफ करिए, आप मद्य निषेध, दारू की दुकान वगैरह के लिए लोगों को जागरूक करिए कि आप दारू न पिए, आप ये न करिए, यानी सामाजिक कार्य करिए। आप कौमी एकता के लिए काम करिए, जनसभा लगाइए, लोगों को समझाइए, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का काम करिए। तो जब मैं जा कर के ये सारे काम करूँगा तो मुझे गर्व होगा कि मैं भी असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सहयोग कर रहा हूँ। तो इस तरह जो है बहुत सारे रचनात्मक कार्य से लोग जुड़े। अस्पृश्यता का निषेध कहा गया और इसमें स्वावलंबन की बात की गई। स्वावलंबन यानी खादी वगैरह, इसमें खादी है, ग्रामोद्योग है, ये सब इसको बढ़ावा दिया गया। ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग,
महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण इसमें रखा गया, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को रोज़गार वगैरह देने के लिए। और शिक्षा पे बात की गई। शिक्षा में महिला शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, प्रौढ़ शिक्षा, जितना भी आप संविधान में आज देखते हैं, जितनी भी चीज़ें सरकार ने की, सब गांधी जी ने सोच रखा था। सब कुछ जितना भी आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखते हैं, वो सब गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों में किया हुआ था कि हम मद्य निषेध करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ गांधी जी की विचारधारा है वो। तो यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, ग्रामोद्योग, खादी, स्वावलंबन, इन सब पे बात की। पशुधन पे बात की, पशुधन, पर्यावरण स्वच्छता करिए, पशुधन की रक्षा करिए, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। किसानों के लिए, किसान, श्रमिक, इनके सबके कार्य। कुष्ठ रोग पे गांधी जी ने जो है बहुत काम किया अपने रचनात्मक में। कुष्ठ के लिए कार्य, कुष्ठ रोग होता है एक, कुष्ठ रोग के लिए जागरूकता फैलाई। यहाँ पे आर्थिक समानता की बात की, आर्थिक समानता लाई जाए समाज में, राष्ट्रभाषा का बढ़ावा किया जाए। ये सभी इस तरह के जो कार्य थे वो रचनात्मक कार्य थे, लोगों को समाज में ये सारे कामों के लिए प्रेरित किया गया। तो इस प्रकार से नकारात्मक और सकारात्मक कार्यों की लिस्ट जारी हो गई और आंदोलन तेजी के साथ पूरे देश में फैलने लगा। पहली बार इस आंदोलन में ज़्यादातर निचले तबके तक गांधी जी की पहुंच हो गई थी, क्योंकि गांधी जी ने इस कार्यक्रम को ही ऐसा डिज़ाइन किया था कि इसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जुड़ सकता था। अगर हम कह रहे हैं कि चलिए मार्च करेंगे विधानसभा पर, वहाँ पे लाठी डंडे चलने की संभावना है, तो हर व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो लोग चल सकते हैं वो चलें और बाकी लोग यहाँ पर ऐसा करिए कि आप जाइए पर्यावरण स्वच्छता का काम करिए, आप वहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्कूल खोल लीजिए, तो ज़्यादा वर्ग जुड़ जाएंगे ना। जो वहाँ नहीं जा सकते वो बूढ़ों को, बड़ों को पढ़ाने लगेंगे। तो इस तरह से इसमें महिला, बच्चे, किसान, मजदूर, गरीब से गरीब लोगों तक ये आंदोलन पहली बार पहुँच गया और इसका प्रभाव अगले कांग्रेस के अधिवेशन में दिखाई पड़ा। सिर्फ कहने की बात नहीं है। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1921 में जब अहमदाबाद में हुआ तो वहाँ पर कुर्सियाँ हटानी पड़ी, लोगों को ज़मीन पे बिठाया गया, क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई थी। तो वो आप आगे देखेंगे, हम अहमदाबाद अधिवेशन पे भी बात करेंगे। तो ये हो गए रचनात्मक और नकारात्मक कार्य। आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं और इसका पार्ट 2 जो है आपको मिलेगा, जिसमें हम आंदोलन का विस्तार और गांधी जी की गिरफ्तारी तक इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।